नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम राजस्थान भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, और उस टॉपिक का नाम क्या है? भौतिक विभाजन या भौतिक स्वरूप बोल सकते हो आप उसको। तो हम ये पढ़ते हैं, लास्ट में जाके अलग अलग जो भूगोल वेता है वो इसको अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। किसी ने 3 बताए हैं, किसी ने 7 बताए हैं, किसी ने मुख्य रूप से 2 बताए, फिर उनके उप भाग और बताए 4, और फिर 12 लघु प्रदेश बताए। तो कुल मिला के लास्ट में जाके हरिमोहन सक्सेना वगैरह इन्होंने मिलकर फाइनली डिसाइड किया कि राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया जाएगा। और 4 कौन कौन सा है? उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, दूसरा अरावली वाला क्षेत्र, तीसरा पूर्वी मैदान, और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उसमें से हमने पहला नंबर का जो है भौतिक प्रदेश वो पढ़ना चालू कर दिया था, जिसका नाम है उत्तर पश्चिम मरुस्थल। क्या नाम है? उत्तर पश्चिम मरुस्थल है। तो ये उत्तर पश्चिम मरुस्थल है, इसको हमने 2 भागों में बांटा है। इस कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक तो शुष्क मरुस्थल। कौन सा? शुष्क मरुस्थल। और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर शुष्क मरुस्थल को भी हम 2 भागों में बांट लेंगे। एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। एक तो युक्त और एक मुक्त, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम इसमें से हमने इनके बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी, और हमने पढ़ना चालू कर दिया था। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र के बारे में पढ़ना चालू कर दिया, और इसके बारे में कौन कौन से फैक्ट लिखा दिए थे? सॉरी। हम्म। तो कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, उसमें से हमने पहले नंबर का बालू का स्तूप लिख लिया होगा शायद। नहीं लिखा था? तो बालू का स्तूपों के प्रकार लिख लिए थे हमने ना। कौन कौन से बालू का स्तूपों के बारे में लिखा है आपको? तो सबके पहले आप लिखिएगा बरखान बालू का स्तूप। बरखान। कौन सा वाला? बरखान बालू का स्तूप। एडिंग डालो। बरखान बालू का स्तूप पहले नंबर पर लिख लो। बरखान बालू का स्तूप। अब हो सकता है आपको डायरेक्ट कैमरे में स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको जैसे इसकी पीडीएफ वगैरह भेजी है मैंने, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कैसा बालू का स्तूप होता है। ठीक है? तो सबसे पहले लिखा आपने बरखान। अब इसकी आकृति कैसी दिखाई दे रही है आपको? आधा चांद, या फिर इससे जस्ट पहले वाला था ये वाला? ये देखो, ये ऐसा होता है वो। तो आधे चांद की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है। देखिएगा, इस बालू का स्तूप की आकृति अर्ध चंद्राकार होती है। क्या लिखा है? अर्धचंद्राकार। तो बरकान बालू का स्तूप की आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है। एक पॉइंट तो ये याद रखना आपको, इसमें अर्धचंद्राकार होती है। अगला फैक्ट लिखो इसमें, यह बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होता है। कैसा होता है? सर्वाधिक गतिशील होता है। बालू का स्तूप गतिशील कैसे होगा? अभी यहाँ बना हुआ है तो हो सकता है 2 दिन बाद में दूसरी जगह बन जाए, वहां से पूरी मिट्टी उड़ जाती है।
लिखो। इस प्रकार के बालू का स्तूप बालू युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? बालू युक्त तथा रंध्र युक्त होते हैं। रंध्र युक्त। इनकी जो बालू मिट्टी पाई जाती है ना इसमें, वो उसमें मतलब गैप ज्यादा होता है, मतलब कण थोड़े मोटे होते हैं। एक तो होता है बिल्कुल ही बारीक, एक तो बारीक होता है वो तो चिपक जाता है, वो ज्यादा उड़ती नहीं है। लेकिन जिसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है ना, जैसे माना कि कोई भी ढेर है, मतलब बालू का मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, ये एक प्रकार से मिट्टी का ढेर ही तो है, रेत का टीला ही तो है ये पूरा। ये रहा, ये रेत का टीला है। अब इसमें जो ये कण पाए जा रहे हैं, इनके बीच में गैप है थोड़ा, इनके बीच में क्या है? गैप। अब हवा आएगी इधर से तो इसको उड़ा के लेके जाएगी कि नहीं लेके जाएगी? और वो भी बिल्कुल पास पास में चिपके हुए रहते हैं, तो ज्यादा ज्यादा ऊपर से उड़ता, नीचे से तो नहीं उड़ता ना, ये तो नीचे से पूरा का पूरा ही उड़ जाता है एक साथ। ऐसा भी होता है। तो इनके बीच में क्या पाया जाता है? गैप अधिक पाया जाता है ना। बालू जो होती है उसमें रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि रंध्र का मतलब होता है छेद, छेद ज्यादा पाए जाते हैं। अगला फैक्ट लिखो। अब ये बालू का स्तूप, माना कि एक बालू का स्तूप यहाँ से 1 किलोमीटर दूर था पहले, और यहाँ आज कोई बस्ती निवास कर रही, लोग रह रहे हैं, और अगर वहां से 2 दिन के भीतर या आप कहीं पे चले गए बाहर, आपके घर को ऐसा खुला छोड़कर, तो आप वापस आओगे तब तक आपका घर किसके अंदर पाएगा? बालू का स्तूप से ढका हुआ मिलेगा आपको। आप सोचोगे मेरा घर कहाँ गया, तो घर तो वहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्या आ गया? टीला आ गया। और आप लोकेशन कहीं पे चिन्हित करोगे कि भाई एक बालू का स्तूप है, वहां पर आ जाना, और वहां बुलाओगे तो बालू का स्तूप ही नहीं हुआ। तो वही ना, कई बार लोग कहते हैं कि वहां जाना, वहां तालाब मिलेगा, कई बार वहां कीचड़ तक नहीं मिलता, पानी तो दूर की बात है। तो लिखिएगा, ये बालू का स्तूप सर्वाधिक नुकसानदायक होता है। सर्वाधिक नुकसानदायी होता है। नुकसान तो पहुंचा ही गई, नुकसानदायक होता है, नुकसानदायी होता है। लिखिएगा, क्योंकि यह वायु की तेज गति के कारण, यह वायु की तेज गति के कारण बनते हैं, इसलिए ये फसलों को भी सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने बताया ना आपको, मरुस्थल में कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तारानुमा बालू का स्तूप भी लिखा होगा आपको, लिखा है ना। अब ध्यान देना, अब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं इस बरखान टाइप के जो बालू का स्तूप है, ये मरुस्थल का विस्तार करने में भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यानी कि, और मरुस्थल का विस्तार होना एक हानिकारक है, ध्यान रखना। लाभकारी कम है बल्कि हानिकारक ज्यादा है। माना कि आज आपके पुष्कर के आसपास का कोई क्षेत्र उपजाऊ है, और वहां पर अगर ये वायु अपर्दन की वजह से वायु उड़ उड़ कर आ रही है, रेत के टीले बन रहे हैं, तो जहां आप खेती करते थे, आने वाले समय में आप खेती नहीं कर पाओगे वहां पर। तो वो भूमि तो कैसी होगी आपकी? बंजर होगी। और मुझे लग रहा है बूढ़ा पुष्कर इधर आसपास काफी क्षेत्र में इसका विस्तार हो गया अभी, और शायद डिजर्ट भी बना रखा है वहां पे कुछ घूमने के। ये तो ठीक है, पर्यटकों की दृष्टि से थोड़े आमदनी हो जाती है वहां के लोगों को, नहीं तो खेतीबाड़ी तो नहीं हो सकती ना। हो सकता है जहां पर आज यहाँ पर डेजर्ट है, वहां पर कोई समय पहले खेती होती होगी। आप जो पुष्कर के रहने वाले, आपको पता होगा, या आपके जो पूर्वज है उनसे पूछ लेना आप चाहे, जो आपके दादा दादी, उनको पता होगा कि यहाँ पे पहले खेती होती थी। और जितनी भी स्थलाकृति बनी है राजस्थान में, 4 जो स्थलाकृति हमने बताई है आपको, उत्तर पश्चिम मरुस्थल, अरावली, दक्षिणी पूर्वी पठार और पूर्वी मैदान। तो सबसे नवीन जो कौन सी स्थलाकृति है? मरुस्थल है। तो मरुस्थल का दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। और मरुस्थल का बढ़ना ही क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च। क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च होना। तो मरुस्थल के मार्च करने में ये बरखान बालू का स्तूप काफी उत्तरदायी है। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जो पहले माना कि जैसलमेर में था, तो जैसलमेर से इधर की तरफ आएगा, नागौर की तरफ, जोधपुर की तरफ आए, जोधपुर की तरफ से नागौर की तरफ, नागौर से कहाँ आएगा? अजमेर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? और अजमेर से फिर आगे कहाँ जाएगा? टोंक की तरफ, टोंक से किधर चल जाएगा? सवाईमाधोपुर की तरफ, भरतपुर, डीग, सब उधर क्या हो जाएगा सारा मामला, सबको मतलब मरुस्थल ही मरुस्थल हो जाएगा। ये तो ठीक है, हमारे बीच में आडा पर्वत आ जाता है, एक कौन सा? अरावली, इसने इसके विस्तार को रोक रखा है। लेकिन फिर भी अरावली कई जगह से बीच में से कटी फटी है, बीच में से गैप है ना, तो वहां से निकल रही वो वायु। तो
आगे जाके फिर देखना जहां से कटी फटी है ना उस क्षेत्रों में धीरे 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 अंदर का अंदर बाहर का बाहर मत कर देना। ठीक है, क्या लिखा है? लिखिएगा, इस प्रकार के बालू का स्तूप के द्वारा मरुस्थलीकरण का प्रसार भी होता है। तो मरुस्थलीकरण का प्रसार करने में योगदान मुख्य रूप से कौन से मरुस्थलों का है? बरखान मरुस्थलों का। और बरखान मरुस्थल कौन सा कैसा होता है? आधा चांद के समान होता है, अर्धचंद्राकार होता है। कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है। देखो, बरखान बालू का स्तूप मुख्य रूप से पोखरण, जैसलमेर, रामगढ़ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन क्षेत्रों में पाया जाता है? पोखरण की तरफ जाओगे ना आप, जैसलमेर में, और रामगढ़ इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखो, मरुस्थल में ऐसी बात नहीं है, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं और भी वनस्पतियां पाई जाती है। लेकिन इस प्रकार का जो डेजर्ट होता है, ये वाला जो मरुस्थल होता है, ये वाला, इसमें आपको कहीं पे वनस्पति दिख रही है क्या? तो यहाँ पे वनस्पति वगैरह भी, क्योंकि रेत का टीला है, आज यहाँ आगे चल जाएगा, कैसे पेड़ पौधे उगेंगे? यहाँ पे उग ही नहीं सकते। तो ये वनस्पति रहित होता है। लिखिएगा, इस प्रकार के बालू का स्तूप वनस्पति विहीन होते हैं। वनस्पति विहीन होते हैं। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो। अब देखो, एक्चुअली में क्या होता है, जब ये वायु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो इधर की तरफ एक खड्डा टाइप से बन जाता है। क्या बन जाता है? इधर वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है। गर्त का मतलब होता है गड्ढा। इधर तो पूरा ढेर बन गया, पूरा देखो, ये तो पूरा ढेर है। लेकिन इधर की तरफ से जो वायु आ रही है, देखो यहाँ पे गड्ढा हो गया ना, इधर नीचे की तरफ यहाँ पे तो गड्ढा हो गया। तो एक प्रकार से जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इसमें एकत्रित हो जाता है। वर्षा जल कुछ समय के लिए एकत्रित होता है, क्योंकि बाद में आपको पता है रेतीली मिट्टी है, वो पानी तो कहाँ चल जाता है? जमीन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अरे भाई, ये तो कठोर तपस्या होगी। चली तो नहीं? इस बात पे तेरे को चाय पिलानी चाहिए थी। अरे चाय है क्या एक्स्ट्रा? ध्यान रखा करो ऐसे, यूं नहीं उठाते साइड में से आपने तो सही संस्कार पूर्वक ही उठाया उठाने को तो उसको, लेकिन ऐसे जल जाओगे। देखिएगा, वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में थली, स्थानीय भाषा में थली या फिर डाद या फिर डांड कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए थली, डाद या डांड क्या है? बालू के स्तूपों के बीच, हाँ हाँ, देख लिया? गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में डाढ़, थली या डांड कहते हैं, जिसमें,
अस्थायी रूप से, परमानेंट नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद में बालू का स्तूप भी ना रहे वहां पे, जिससे अस्थायी रूप से, में अस्थायी रूप से वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है। लिख लिया? अब देखो, इनकी जो हाइट है 10 से लेकर लगभग 20 मीटर तक हाइट के होते हैं। कितने? 10 से लेकर 20 मीटर हाइट तक के होते हैं, टीले होते हैं एक प्रकार से। और जो राजस्थान की तरफ गया होगा इधर मरुस्थल की तरफ, उसको तो पता होगा भाई किस टाइप के होंगे। देखो, ये बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप 10 से 20 मीटर तक ऊंचे होते हैं। और देखो, अगर हम इनका फैलाव देखें ना यूं, तो लगभग 100 से 200 मीटर तक फैले हुए रहते हैं। कितने? हाँ, इतना बड़ा बालू का ढेर, जो कि कुछ दिनों के बाद में गायब हो जाता है, वहां से दूसरी जगह चला जाता है। तो कितनी तेज स्पीड से तो उधर हवा चलती होगी। और वहां पे अगर कोई रोग रहते होंगे तो रेतीले ही रेतीले हो जाते हैं। जैसे आप कपड़े पहन के गए बन ठन के, और उधर से रेत ही रेत आएगी आपके ऊपर, बिल्कुल धूल मिट्टी को हो जाओगे। तो और अभी इस गर्मी में तो गर्मी और लगती है, लू चलती है भयंकर वाली, और रात के समय ठंड पड़ती है, ठंडी हवा चलती है, फिर रात के समय तो भयंकर रजाई उड़ के सोना पड़ता है रात में तो। हाँ, और नहीं, अभी वैसे 3 डिग्री नहीं जाता, अभी थोड़ी जाता, वो सर्दियों में जाता है। सर्दियों में तो कई क्षेत्रों में आपने देखा होगा बर्फ तक जम जाती है, चूरू के आसपास वगैरह, फलोदी वगैरह में उधर। लिखिएगा, तथा चौड़ाई 100 से 200 मीटर तक होती है। लिख लिया? ऊंचाई कितनी लिखी है? 10 से 20 मीटर। और चौड़ाई कितनी लिखी है? 100 से 200 मीटर तक। अब देखो, ये मुख्य रूप से तो जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसलमेर। क्या उसके अलावा भी अन्य क्षेत्र में भी बरखान बालू का स्तूप बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, तो अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। अन्य क्षेत्र लिख लो इसका। देखो, ये आपको देखने को मिलेगा एक तो भालेरी में। कहाँ पर? भालेरी। भालेरी क्षेत्र में ये बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। और भालेरी कहाँ है ना? चूरू। इसके अलावा लिख सकते हैं आप सीकर। सीकर में भी इस टाइप के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। और सीकर की तरफ तो आपको पता है खूब खेती बाड़ी होती है, तो नुकसान पहुंचाती है बहुत ज्यादा। देशनोक कहाँ है? बीकानेर। लूणकरण सर, बीकानेर। लूणकरण सर, बीकानेर में। लिख लिया देशनोक? अब लिखे आप बालोतरा। बालोतरा में पाए जाते हैं। ओसिया। ओसिया कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में पाए जाते हैं। लिख लिया? सूरतगढ़। सूरतगढ़। गंगानगर। जायल। नागौर में है ना? पूरे नागौर में नहीं पाए जाते, लेकिन जायल वाला क्षेत्र उसमें पाए जाते हैं। डिडवाना कुचामन। डिडवाना कुचामन क्षेत्र में पाए जाते हैं। लिख लिया? तो कौन सा वाला हो गया अपना? बरखान हो गया ना? बरखान बालू का स्तूप कंप्लीट हो गया।
अगला लिखो, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। हाँ भाई, इनके चित्र भी बनाने हैं आप लोगों को। जैसे आपने बरखान बालू का स्तूप लिखा है तो उसकी जगह छोड़ देना, बरखान बालू का स्तूप का चित्र बनाना है यहाँ पर, ठीक है ना। सभी के चित्र बनेंगे इनके। अब दूसरा लिखो, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब देखिए, अब इधर से वायु आ रही है, इधर से क्या आ रही है, वायु चल रही है, इसके साथ रेत भी उड़ती हुई आ रही है। तो ये सारी रेत यहाँ जमा होगी कि नहीं होगी, बताओ, इसके आसपास जमा होगी, फिर थोड़ी सी आगे जाएगी, फिर इधर चल जाएगी, और लास्ट में जाके इतनी ऊपर बन जाएगी। तो बताओ समकोण बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना समकोण। तो अगला बालू का स्तूप कौन सा लिखा आपने, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप लिखो। इस प्रकार के बालू का स्तूप पवनों के मार्ग में आने वाले अवरोध के कारण बनते हैं। किसने खाया था कल यहाँ पर खाना, तो फिर किसने समोसा खा लिया यहाँ पर। हाँ। चलो, लिख लिया भाई। तो अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो कैसे बनते हैं, समकोण के रूप में बनते हैं, और वायु की दिशा में कोई अवरोध आता है तब बनते हैं। लिख लिया। इस प्रकार के बालू का स्तूप पवनों के मार्ग में आने वाले अवरोध के कारण बनते हैं, अर्थात ये वायु की दिशा में आने वाले अवरोध, हाँ, अवरोध के कारण बनते हैं। अब ये अवरोध के रूप में काम कौन करेंगे, देखो, कोई चट्टान हो सकती है, कोई पेड़ पौधा हो सकता है, झाड़ियां हो सकती है, ये अवरोध का काम करती है यहाँ पर। देखिए, अर्थात ये वायु की दिशा में समकोण किस पर बनते हैं, समकोण ब्रैकेट में लंबवत रूप में बनते हैं। कैसे बनते हैं, समकोण या लंबवत रूप में बनते हैं, समकोण या लंबवत रूप में बनते हैं। लिख लिया। अनु देखो, हमने अनुप्रस्थ पढ़ना चालू किया है, इससे पहले हमने बरखान पढ़ लिया है, एक हो गया, ध्यान रखना, बरखान कर चुके हैं हम। देखो, अब ये इस दिशा में जो ये पवन चल रही है, जो हवा चल रही है, ये लंबे समय तक चलती है। क्या चलती है, लंबे समय तक चलती है। तो लिखो, अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण, अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण दीर्घकाल तक हवा के एक ही दिशा में चलने के कारण होता है। देखो, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कैसे होते हैं, समकोण बनते हैं, लंबवत बनते हैं, ध्यान रखना, और हवा की दिशा के समकोण बनते हैं। अभी इससे पहले हमने जो बरखान पढ़ा था वो अस्थायी होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते थे, स्थानांतरण जल्दी हो जाता था उनका। लेकिन इस टाइप के जो बरखान बालू का स्तूप, सॉरी, ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनते हैं, ये एक जगह पे ही रहते हैं, ये ज्यादा, इनका ज्यादा विस्तार नहीं होता है। तो अगला फैक्ट ये लिखिएगा, इस प्रकार के बालू का स्तूप
आकार में बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े, आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं तथा स्थायी होते हैं। देखो, पवनों की गति में परिवर्तन होने के कारण, पवनों की गति, तो कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप के ये जो बालू का स्तूप बन रहे हैं, इनमें पवनों का मुख्य रूप से योगदान है ना। पवनों की गति में परिवर्तन होने पर इन बालू का स्तूपों की, इन बालू का स्तूपों की आकृति भी परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ये बालू का स्तूप पंजाकार, पंजा होता है ना हाथ का, पंजाकार, ऐसा नहीं होता? देखो देखो मेरी बात सुनिए, हाथ का पंजा पूरा, अब ये पूरा एक प्रकार से यू बन गया। यू बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर आप इसको यहाँ छापोगे यू टाइप से, मतलब ऐसा बन जाएगा, पूरा छप गया ना ऐसे, तो यू आकार का हो जाता है। फिर ये क्या लिखा है? इसलिए पंजाकार या यू, अंग्रेजी का यू होता है ना, अंग्रेजी का यू आकृति में दिखाई देता है, अंग्रेजी के यू आकृति में दिखाई देता है। लिख लिया? इसी के साथ ये अनुप्रस्थ बालों का स्तूप आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। दूसरा लिखो, तीसरा नंबर जो भी आ रहा है। हैं? हाँ, डायग्राम भी बनाना है। चलो इसका क्षेत्र लिख लो, क्षेत्र भूल गया मैं, क्षेत्र लिख लो, क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, है ना? क्षेत्र लिख लें आप। जोधपुर, कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में, झुंझुनू में, चूरू में, सूरतगढ़, और सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है? गंगानगर। रावतसर, रावतसर, रावतसर कहाँ है? हनुमानगढ़। लिख लिया? पुंगल, हाँ, पुंगल बीकानेर, और भारत पाक सीमा पर, और भारत पाक सीमा पर। लिख लिया? अगला लिखो, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, ये लिखा हुआ, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, इसे रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। देखो, ये वाले जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये तो वायु की दिशा के समकोण बनते हैं। कैसे बनते हैं? समकोण बनते हैं। लेकिन अनुदैर्ध्य जो है ना, ये वायु जिस रेखा, जिस दिशा में चल रही है उसी के समांतर ही बनते हैं, ध्यान रखना। तो लिखिएगा, इस प्रकार के बालू का स्तूप, इस प्रकार के, इस टाइप के अनुदैर्ध्य वाले में लिखना है, और सभी के बीच में जगह भी छोड़नी है, चित्र बनाने हैं सबके। मैंने आपको पीडीएफ में चित्र भेज रखे हैं, उन चित्रों को बना दो सबको।
सभी के चित्र बनाना अनिवार्य है। लिख लिया? क्या लिखा है? अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप लिख लिया? इसके बारे में लिखो। इस प्रकार के बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर, पवनों की दिशा के, पवनों की दिशा के समानांतर ब्रैकेट में अनुदिश, समानांतर को क्या बोलते हैं? अनुदिश बनते हैं। लिख लिया? लिखो, इस प्रकार के बालू का स्तूप को रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। देखिएगा, ये सभी प्रकार के बालू का स्तूपों में, यह सभी प्रकार के बालू का स्तूपों में से सबसे ऊंचे होते हैं। हाइट में क्या होते हैं? ये सबसे ऊंचे होते हैं। जितने भी टाइप के हम बालू का स्तूप पढ़ेंगे ना, उनमें सबसे ज्यादा हाइट में यही होते हैं। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखें आप। ये मुख्य रूप से बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में पाए जाते हैं। लिख लिया? इसके अलावा जो घग्गर बेसिन है ना, उस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं इस टाइप के। देखो, इस प्रकार के बालू का स्तूप घग्गर नदी बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। जब हम घग्गर नदी पढ़ेंगे ना, सुनना मेरी बात, जब हम घग्गर नदी पढ़ेंगे तो हम ये आपसे पूछेंगे कि बताओ इस घग्गर नदी बेसिन में किस टाइप के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? सर, अनुदैर्ध्य टाइप के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। लिखिएगा, नोट डालो, नोट। जैसे जस्ट इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था, उसमें एक शब्दावली लिखाई थी, और शब्दावली तो शायद ये लिखाई थी, दाद या थली या डांड क्या है? नहीं, ये है क्या? थली किसे कहते हैं? जो गड्ढा बन जाता है हवाओं की वजह से इन बालू का स्तूपों के बीच में, उसको क्या कहते हैं? थली, या स्थानीय भाषा में डांड या दाद कहते हैं। और पानी भी तो भरेगा फिर उसमें, वर्षा का भरता है अस्थायी रूप से। ये खुद बालू का स्तूप ही परमानेंट नहीं है, ये तो खुद ही चले जाते हैं। अब ये खुद ही चले जाएंगे आगे, तो फिर यहाँ पे कैसे पानी भरेगा बताओ? लेकिन कुछ समय के लिए भरता है, अस्थायी रूप से भरता है। अगला फैक्ट लिखो, गासिया कार्बा लिखाया था ना? हाँ, नोट लिखियो, गासिया कार्बा, नोट में डालो। गासिया कार्बा क्या है? या कॉरिडोर मार्ग भी कहते हैं इसको, कॉरिडोर मार्ग। देखो, गासी कार्बा या कॉरिडोर मार्ग लिख लो, नोट डाल के। गासी ऑब्लिक कार्बा ऑब्लिक कॉरिडोर मार्ग। देखिएगा, दो पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, देखो मेरी बात सुनना। एक बालू का स्तूप ये रहा, सुनना इधर देखो मेरी तरफ। एक बालू का स्तूप ये ऊंचा उठा हुआ, दूसरा बालू का स्तूप इधर ऊंचा उठा हुआ। हवा चल रही है तो बीच में जगह तो थोड़ी नीचे आएगी ना, निम्न भूमि आएगी। तो निम्न भूमि आएगी तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? गासी कार्बा या कॉरिडोर कहते हैं। देखिएगा, तो पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों के बीच की निम्न भूमि को गासी या कार्बा कहते हैं।
कासी या कारबा कहते हैं। अरे दो बालू का स्तूप होते हैं ना, उसके बीच से जो रास्ता जा रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं? कासी या कारबा कहते हैं। एक कॉरिडोर ही तो हो गया, एक प्रकार से वो रास्ता हो गया ना। लिखो, सीप, सीप ह। हाँ अगला लिखो, सीप, बालू का स्तूप। अगला कौन सा है? सीप। आपसे पूछ लो सीप क्या है? एक भेड़ होती है। एक जहाज होता है। अरे जब जिस विद्यार्थी ने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं की ना, ये बता रहा हूँ, वो कुछ भी आंसर कर सकता है। भारत पाक सीमा के बारे में आप क्या समझते हो? पाकिस्तान की सीमा इधर के बारे में लिख देते हैं लोग बाग। अरे कई लिखते हैं बहन जी। छोटे बच्चे ऐसा आंसर देते हैं प्रॉपर तरीके से। आज रिजल्ट आ रहा है ना आप लोगों का? हाँ जी। सीफ लिखना है, ये बालू का स्तूप का टाइप है एक। जितने भी हम बालू का स्तूप पढ़ा रहे हैं उनमें से एक प्रकार है, उसका नाम क्या है? सीप। लिखिएगा। ये अरबी भाषा के शब्द से बना है। देखिएगा, यह अरबी भाषा के शब्द से बना है। और अरबी भाषा के कौन से शब्द से बना है? सवोड। अरबी भाषा के सवोड शब्द से बना है। अब सीप क्या है? ऐसा रेत का टीला जो हवा के विपरीत दिशा में चलने के कारण बनता हो, उसको क्या कहते हैं? सीप कहते हैं। देखिएगा, ऐसा रेगिस्तानी टीला, ऐसा रेगिस्तानी टीला जो कि हवा के विपरीत दिशा में चलने के कारण बनता हो, उसे सीप कहा जाता है। या सीप कहते हैं। अब देखो मेरी बात सुनना। जैसे बरखान है ना, बरखान, बरखान बना है, ये कौन सा वाला बना है? बरखान। अगर इसमें हवा की दिशा उल्टी साइड से चलने लग जाए, बरखान बनते हैं उस दिशा के विपरीत, अगर हवा चलने लग जाती है तो इसका एक कोना अलग ही बन जाता है, और उसको क्या कहते हैं? सीप कहते हैं। अगला फैक्ट लिखो। बरखान बालू का स्तूप निर्माण के दौरान, नोट डालिए, नोट। बरखान बालू का स्तूप निर्माण के दौरान जब पवनों की दिशा, पवनों की दिशा चेंज होती है, परिवर्तित होती है, तो तो बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, उसे ही सीप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सीप कहा जाता है। बढ़ जाती है, उसे ही सीप कहा जाता है। और ये कब बनता है? जब पवन दूसरी दिशा में चलने लग जाए, विपरीत दिशा में चलने लग जाती है, तब, है ना। ये देखो, महिलाएं जैसे हेयर पिन लगाती है ना, उसकी बात ही है।
पैराबोलिक बालू का स्तूप। अगला लिखो, पैराबोलिक बालू का स्तूप। महिलाओं के हेयर पिन या बालों की क्लिप की आकृति के जो बालू का स्तूप बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप। अब महिलाएं बालों में कैसा क्लिप लगाती वो देख लेना भाई तुम। कैसा होता है क्लिप भाई? वो छोटे टाइप के होते हैं, हल्का सा घुमाव होता होगा, उसमें लगाते हैं नहीं बालों को रोकने के लिए। इसका चित्र ऐसा बनाना आपको। वैसे देखना मैंने बहुत सारे चित्र बना रखे हैं, ये मेरे द्वारा बनाए गए सारे चित्र है। पैराबोलिक बालू का स्तूप ये वाला है। ये क्लिप दिख रहा है कि क्लिप ऐसा ही होता है क्या? जुड़ा पिन होती है तो कुछ ज़्यादा फैल गया हो सकता है। नहीं, पैराबोलिक ये टाइप का है, ऐसी नहीं होती पिन। पैराबोलिक तो इसी दिखा रखा है। पैराबोलिक ये नहीं, ऐसी तो होती होगा, आंकड़े ऐसा तो लगा के रखते हैं बालों में, और क्या है। हाँ, जुड्डे में जो भी है लिख लो आप। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप लिखो। इसे वलयकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। इसे वलयकार वलयकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। लिख लिया? लिखो, ये महिलाओं के हेयर पिन ब्रैकेट में बालों की क्लिप की आकृति की तरह होता है। हेयर क्लिप या हेयर पिन बोलते हैं क्या? हेयर की तरह होता है, की आकृति की तरह होता है। देखिएगा, इस प्रकार के बालू का स्तूप उन स्थानों पर बनते हैं, उन स्थानों पर बनते हैं जहां पर पेड़ पौधे पेड़ पौधे झाड़ियां हवा के बहाव में बाधा उत्पन्न करते हो। हवा चल रही है, बीच में कोई झाड़ी आ गई तो वहां पे छोटा सा क्या बन जाएगा? एक बालू का स्तूप बन जाएगा। ऐसे जगह जगह बन जाते हैं। और इसकी आकृति कैसी हो जाती है? हेयर पिन के समान। अब मेरी बात सुनना, इधर हवा चल रही माना कि यूं, ये हवा चल रही है ऐसे, है ना? यहाँ पर ये जो आकृति बनेगी ये ऐसी बनेगी ना। तो एक प्रकार से नीचे तो देखो यहाँ खड्डा टाइप बन जाएगा और ऊपर ये उठा हुआ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हम ये भी कह सकते हैं इसकी आकृति भी अंग्रेजी के यू की समान ही बनती है। देखिएगा, इन टीलों से हवा टकराने से, टीले मतलब रेत के टीले ही तो है, इन रेत के टीलों से हवा टकराने की वजह से अंग्रेजी के यू आकार में कटाव आ जाता है ना? अंग्रेजी के यू आकार में कटाव आ जाता है। देखिएगा, दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में बालू का, राजस्थान का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है ना, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में बालू का स्तूपों की भुजाएं, बालू का स्तूपों की भुजाएं, भुजा तो यही होगी, ये वाली। बालू का स्तूपों की भुजाएं 3 से 4 किलोमीटर लंबी होती है। कितनी?
3 से 4 किलोमीटर तक लंबी होती है। लिख लिया? देखो, जबकि उत्तर पूर्व दिशा में इन बालुका स्तूपों की भुजाएं छोटी होती है या कम लंबी होती है ना, छोटी होती है, लगभग 500 मीटर। कितनी? लगभग 500 मीटर। देखो, ये इस टाइप के जो बालू का स्तूप बनते हैं ना, इनकी हाइट लगभग 10 से लेकर 25 मीटर तक होती है। लिखो, इस प्रकार के बालू का स्तूपों की हाइट, ऊंचाई 10 से लेकर 25 मीटर तक हो सकती है या होती है। अब देखिए, अब कभी कभी विद्यार्थी ये पूछते हैं, सर ये पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये राजस्थान में जिन क्षेत्रों में मरुस्थल का विस्तार है उन सभी जिलों में मिलते हैं। लगभग जिन क्षेत्रों में मरुस्थल पाया जाता है ना, रेत के टीले पाए जाते हैं, वहां पे इस प्रकार के आकृति के मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो लिखो, पैराबोलिक बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। तो इनका विस्तार कहाँ है? सभी मरुस्थलीय जिले। लिख लिया? मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। लिखिएगा। लेकिन फिर भी सर एक जिला तो बताओ जिसमें ज्यादातर बालू इस प्रकार के पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाते हो। सर्वाधिक तो सब में पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक किस में पाए जाते हैं? गंगानगर में। देखिएगा, इनकी सर्वाधिक संख्या गंगानगर जिले में है। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, बीच में कोई चट्टानी भाग है। क्या है? चट्टानी भाग है, और उसके चारों तरफ रेत जम गई। मतलब बीच में तो माना कि ये चट्टान है, ये तो बीच में चट्टान है, लेकिन इधर भी बालू, इधर भी बालू, इधर भी बालू, इधर भी बालू। कभी हवा इधर से चलती, कभी हवा इधर से चलती, कभी इधर से चलती, कभी इधर से चलती है। तो इनके फिर ये जो बालू का के टीले बने हुए हैं चारों तरफ, उनके क्या हो जाती, ऐसे कोने कोने लग जा निकल जाते हैं। तो उनकी आकृति बन जाती स्टार की तरह। किसकी तरह बन जाती है? अगर चारों तरफ से देखेंगे नहीं यूं, तो स्टार की तरह लग जाती है। तो उसको बोलते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। ये तारानुमा बालू का स्तूप है, वो हम्माद के चारों ओर बनते हैं। हम्माद का मतलब रेगिस्तान का ऐसा क्षेत्र जो चट्टानी भाग हो, उसको क्या कहते हैं? हम्माद कहते हैं। तो कटेगी हो, सॉरी गलती से बता दिया था, वो ये वाला है ना। अगला लिखो, तारानुमा बालू का स्तूप। क्या चीज? बोलो बोलो बोलो, मैं कर देता हूँ निस्तारण 2 मिनट। सर्वाधिक संख्या में, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। अरे जनसंख्या थोड़ी, नहीं नहीं संख्या लिख सकते हो, जनसंख्या नहीं, जनसंख्या तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। आपस में मत लड़ा करो, कोई भी आपका क्वेश्चन होता है मेरे से पूछ लिया करो। और पहली बार में नोट्स नहीं बने दोबारा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने क्या है। अब नहीं बनाओगे दोबारा नोट्स, मुझे पता है। मेरी भी कंडीशन यही है, नोट्स मेरे से भी एक बार ही बनते, दोबारा बनते ही नहीं है। क्योंकि इतने को वापस पढ़ना ही भारी होता है पहली बात तो। लिख लिया आप लोग ने? अगला लिखो, तारा नुमा बालू का स्तूप। तारा नुमा बालू का स्तूप। लिख लिया? लिखिएगा।
हम्मादा के चारों ओर, हम्मादा जो मरुस्थल होता है ना, हम्मादा, हम्मादा में रेत नहीं पाई जाती है ना, चट्टान पाई जाती है। हम्मादा के चारों ओर स्थित बालू का स्तूपों को, बालू का स्तूपों को बालू का स्तूपों को तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं क्योंकि इनकी आकृति स्टार के समान होती है, तारे के समान होती है। तारानुमा कहने के पीछे कारण क्या है कि इनकी आकृति कैसी होती है, तारे के समान होती है, इसलिए इनको तारानुमा कहते हैं। और कहां पे पाए जाते हैं ये? हम्मादा के चारों तरफ पाए जाते हैं। देखिएगा, अब इन बालू का स्तूपों में जो हवा चलती है उसकी दिशाएं चेंज होती रहती है, ध्यान रखना, क्योंकि चारों तरफ पाए जाते हैं, कभी इधर पाए जा रहे हैं, इधर भी पाए जा रहे हैं, इधर भी पाए जा रहे हैं, इधर भी पाए जा रहे हैं, तो कभी हवा इधर से चलती है, कभी इधर से चलती है, कभी इधर से चलती है। तो लिखिएगा, इन बालू का स्तूपों में चलने वाली पवनों की दिशाएं बदलती रहती है। देखो, इनकी भी औसतन हाइट 10 से 25 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 10 से 25 मीटर तक होती है औसत हाइट। लिख लिया? ये सब इनकी विशेषताएं, थोड़ी थोड़ी विशेषता लिखा देता हूं, केवल नाम लिखाता तो सही नहीं रहता। लिख लिया? अब देखो, तारानुमा बालू का स्तूप मुख्य रूप से पाए जाते हैं लाठी सीरीज जैसलमेर में। कहाँ पाए जाते हैं? हालांकि अन्य क्षेत्रों में पाए जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से लाठी सीरीज में पाए जाते हैं। तो लिखिएगा, तारानुमा बालू का स्तूप सर्वाधिक मात्रा में लाठी सीरीज या लाठी श्रृंखला जैसलमेर में पाए जाते हैं। लाठी सीरीज में पाए जाते हैं। लाठी सीरीज के बारे में पढ़ाऊंगा मैं अलग से, पॉइंट डलवा के बाद में ना, थोड़ी देर बाद में। लाठी सीरीज क्या है? मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में है ना। आप ये चैप्टर पूरा पढ़ ले एक बार मेरे से, पूरा पढ़ने के बाद में अगर भौतिक विभाजन को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी हो फिर पूछना। अभी मुझे पढ़ने दो, मेरा जो ज्ञान है उसको डोलने दो फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि कितना और शेष बच गया जो आपके पास पहले ज्ञान है और वो मैंने नहीं बताया किसी कारणवश। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो, अन्य क्षेत्र, मतलब और जगह भी पाए जाते हैं बालू का स्तूप, ऐसा नहीं है कि केवल लाठी सीरीज में ही पाए जाते हैं। देखो, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में तो क्या है? लाठी सीरीज है, तो नाम लिखना चाहो तो लिख लो मोहनगढ़, इस लाठी सीरीज का ही पार्ट है वो। मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर। पोखरण जैसलमेर। सूरतगढ़ गंगानगर, तो अन्य में सूरतगढ़ आ जाएगा, गंगानगर वाला। बीकानेर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा। तो जोधपुर में पाए जाते हैं, बीकानेर में पाए जाते हैं, गंगानगर में पाए जाते हैं। गंगानगर का कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। जैसलमेर में पाया जाता है, लेकिन जैसलमेर में कौन से क्षेत्रों में? मोहनगढ़ और पोखरण में, जिसे हम लाठी सीरीज के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। लिख लिया? अब लिखो, अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप। अब देखो, अवरोधी बोलो चाहे एक प्रकार से आप अनुप्रस्थ बोल सकते हैं। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ में भी तो रुकावटी होती है। इसमें क्या होता है, समकोण पे बनते हैं कि नहीं बनते? तो कई बार क्या होता है, छोटे छोटे भी ये मरुस्थल बन जाते, छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अवरोधी। जैसे पुष्कर के आसपास, बूढ़ा पुष्कर के आसपास ज्यादातर ये पाए जाते हैं।
क्योंकि उधर से हवा चल रही, मरुस्थल का मार्च हो रहा है, मार्च हो रहा था, आगे कोई पेड़ आया, झाड़ी आई, उसके पास एक छोटा सा टीबा बन गया, टीला बन गया, उसको क्या बोलते हैं? अवरोधी मरुस्थल कह देते हैं। देखिएगा, ये बालू का स्तूप कह देते हैं। देखो, किसी भी अवरोध के कारण बालू का स्तूप का जमाव ही अवरोधी बालू का स्तूप कहलाता है। किसी भी अवरोध के कारण किसी भी अवरोध के कारण बालू के जमाव से, एक वापस बोलना, क्या लिखा आपने? जमा नहीं। किसी भी अवरोध के कारण बालू के जमाव से इन स्तूपों का निर्माण होता है। इन स्तूपों का निर्माण होता है। कोई भी अवरोध हो सकता है। अब ये अवरोध के रूप में देखो कौन कौन काम करते हैं। अवरोध किसी का घर हो सकता है, किसी का मकान हो सकता है। नहीं हो सकता है क्या? बताओ। कोई मकान हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई झाड़ी हो सकती है। क्या हो सकती है? झाड़ी हो सकती है। कोई पेड़ हो सकता है। कोई भवन तो लिख लिया, मकान भवन बात एक ही। या कोई पहाड़ हो सकता है? पहाड़ी हो सकती है। देखिएगा, इस ये अवरोध झाड़ी, पेड़, भवन, पहाड़ी हो सकता है। लिख लिया। और इस प्रकार के जो अवरोध वाले जो बालू का स्तूप है, ये कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो देख लें आप एक बार। सबसे पहले तो लिखो, बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र। कौन सा? बूढ़ा पुष्कर में अवरोध बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ध्यान रखना। बूढ़ा पुष्कर मुख्य रूप से बूढ़ा पुष्कर है, बाकी पुष्कर पूरे में हो रहा है, ध्यान रखना। ये थोड़ी है कि बूढ़ा पुष्कर की तरफ ही होगा इसका विस्तार। लिख लिया। नाग पहाड़, नाग पहाड़ है ना, इधर आगे तक फैला हुआ है, वहां तक आ रहा है ये। नाग पहाड़ नहीं होता तो अजमेर अब तक तो आपके घरों के सामने यहाँ पे क्या आ जाता? मरुस्थल आ जाता, रेत के टीले पड़े रहते अभी घर के सामने डिग्गी चौक में। हाँ तो हो जाते, उसमें क्या दिक्कत है? हवा चलती तेज तेज, वो तो ठीक है, इधर से पहाड़ आ गया जो इधर। लेकिन पुष्कर में आने वाले समय में देख लेना, पूरे घरों के सामने हो जाएगा ये। विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। मरुस्थल का मार्च नहीं हो रहा है क्या? मरुस्थल के मार्च को कैसे रोकेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो मरुस्थल के मार्च को कैसे रोका जा सकता है? अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, तो उधर मरुस्थल में रुक जाएगा। और उधर जैसे नहरें वगैरह भी तो इसलिए लेकर आ रहे हैं, अब वहाँ पे खेती बाड़ी भी की जा रही है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी दिक्कत है, वहाँ पे सेम की समस्या होगी। पानी ज़्यादा आ गया तो नीचे का खारा पानी ऊपर आ गया। लो, वो जो भूमि में थोड़ा बहुत पैदा होता था वो भी अनुपजाऊ होने लगी अब। ऐसा हो रहा है। पुष्कर लिख लिया आप लोगों ने? अब लिखो, नागपाड़ लिख लिया। जोबनेर, जोबनेर पहाड़ है ना, जोबनेर पहाड़ जयपुर में पड़ता है। जोबनेर पहाड़ जयपुर लिख लेना। और दूदू, दूदू तक विस्तार हो गया इसका। दूदू तक में मरुस्थल पाया जाता है थोड़ा थोड़ा। और हाँ, कुचामन की पहाड़ियाँ, कुचामन की पहाड़ियाँ, बहन जी उसको बंद कर लो आप। बस, कुचामन की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, सीकर। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ है? सीकर। लिख लिया। अगला बालू का स्तूप का नाम लिखो, स्क्रो कापिस। सबके चित्र बनाना है, कैसे भी बनाओ ना, वैसे टूटे फूटे कैसे बनाओ, लेकिन चित्र सबके बनाना जरूरी है। स्क्रो कापिस बालू का स्तूप, बालू का। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो?
ये थोड़ी पढ़ रहे हो। देखिएगा, झाड़ियाँ घास झुंड के पास, झाड़ियाँ घास, घास का झुंड होता है ना एक, झाड़ियाँ घास के झुंड के पास, पवन विमुखी, पवन विमुखी ढालों पर बालू के जमने से, बालू के जमने से अनियमित, अनियमित बालू का स्तूप बन जाते हैं, बालू का स्तूप बन जाते हैं, अनियमित बालू का स्तूप बन जाते हैं, उन्हें स्क्रो कापिस बालू का स्तूप कहते हैं। और स्क्रो कापिस क्या है? एक बालू का स्तूप का टाइप है, ध्यान रखना, बस इतना ही पूछा जाता है। और कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है ये? पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें पाया जाएगा। देखिएगा, इस प्रकार के बालू का स्तूप मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। और पश्चिमी राजस्थान का भी अगर कोई एक ही जिले का नाम पूछ ले तो उस जिले का नाम बता देना, कौन सा? जैसलमेर। कौन सा बता देना? जैसलमेर बता देना विद्यार्थियों। लिख लिया? अगला बालू का स्तूप का नाम लिखो, सफर काबिज बालू का स्तूप। ऐसे नाम हमने नहीं दिए, पाकिस्तान वालों ने दिए। सफर काफिज या काबिज, बालू का सफर काफिज, काबिज बालू का स्तूप। देखो, इस प्रकार के बालू का स्तूप पाकिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से? पाकिस्तान। और आपको मैंने बताया थार का मरुस्थल पाकिस्तान में भी है और भारत में भी फैला हुआ है। पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सीमा से राजस्थान की सीमा टच है कि नहीं है? 1070 किलोमीटर रेड क्लिप रेखा है, फिर राजस्थान में पाए जाएंगे। ये थोड़ी पाकिस्तान पाकिस्तान में मिलेंगे, इधर नहीं आएंगे। प्रकृति ने थोड़ी सीमा निर्धारित कर रखी दोनों देशों की, प्रकृति ने तो दोनों को मिला रखा है, डेजर्ट को। लिख लिया? लिखिएगा, ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तथा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भी नियमित रूप से नहीं पाए जाते, अनियमित रूप से पाए जाते हैं, अनियमित रूप से पाए जाते हैं और अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। जैसे हमने बरखान पढ़ा था ना, उस टाइप में एक जगह से दूसरी जगह ये भी क्या होता रहते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं, अस्थायी होते हैं। देखिएगा, इनका निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्रों में छोटी छोटी झाड़ियों के चारों ओर होता है। मतलब माना कि एक झाड़ी है, एक क्या है ये? झाड़ी है, और इधर से हवा आई, इधर से हवा आई, तो चारों तरफ क्या होगी? यहाँ पर एकत्रित होगी मिट्टी, बालू का रेत। तो वहां पर क्या बन गया? एक प्रकार से एक बालू का स्तूप बन गया। उसका नाम क्या दे दिया? सफर काबिज बालू का स्तूप। नहीं समझे हो? क्या समझे हो? हाँ, कोई आदमी भी काफी समय तक खड़ा रह गया तो चारों तरफ बालू का स्तूप बन सकता है, ध्यान रखना।
आपने देखा होगा कई बालू का स्तूप इस टाइप के होते हैं, लहरनुमा। कैसे होते हैं? लहरनुमा होते हैं। ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, इधर हरियाणा की सीमा के साथ साथ उधर चलते हैं, ज़्यादातर उधर पाए जाते हैं ये लहरनुमा। इनको हम बोलते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। अगला लिखिएगा आप, नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप। देखो, इस प्रकार के बालू का स्तूप उत्तर पूर्वी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी मरुस्थल मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे अपना देखे मुख्य रूप से तो हनुमानगढ़ में, कहाँ पर? हनुमानगढ़, ये तो राजस्थान का हो गया। हनुमानगढ़ ब्रैकेट में राजस्थान, और हिसार भिवानी, हिसार भिवानी ये कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा में पाए जाते हैं। लिखो, इस प्रकार के बालू का स्तूप आकार में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? आकार में छोटे होते हैं, अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। अस्थायी होते हैं। देखो, मुख्य रूप से इस टाइप के राजस्थान में कौन से जिले में पाए जाते हैं? हरियाणा में, सॉरी, हनुमानगढ़ में। राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? हनुमानगढ़ में। और हरियाणा का कौन सा? और वैसे देखे ना तो हरियाणा के साथ जितने भी राजस्थान के जो जिला सीमा बनाते हैं उनमें थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, क्योंकि हरियाणा में पाए जा रहे हैं तो उधर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी आती रहती है। देखिएगा, इस प्रकार के बालू का स्तूप लहरनुमा आकृति में पाए जाते हैं। कैसी आकृति में पाए जाते हैं? लहरनुमा आकृति में पाए जाते हैं। देखिएगा, इस प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान के उन जिलों में पाए जाते हैं जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाते हो। हरियाणा के साथ सीमा बनाते हो। जैसे, लेकिन ज्यादा नहीं पाए जाते, कम मात्रा में पाए जाते हैं ना। ज्यादा तो कहाँ पाए जाते हैं? सब ज्यादा हनुमानगढ़ में। उन कितने जिले बनाते हैं सीमा? राजस्थान के कितने जिला हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं? दो लगाते हैं। राजस्थान के कितने जिला हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं? सात बनाते। मैंने क्या बोल दिया? गलत बोल दिया क्या? सॉरी सॉरी। हाँ, राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं? ये लिखना। सात बनाते हैं। बताओ। कितने हो गए? आठ नहीं हुए? जयपुर नहीं लगा था? जयपुर नहीं लगा था सीमा? बिल्कुल नहीं लगा था। जयपुर किसके साथ सीमा लगाता फिर? हाँ, जयपुर अंदर रह गया, कोटपुतली बहरोड आ गया। एक, देखो, एक लगाता है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, हाँ अलवर लगाता थोड़ी सी, सात, आठ। तो आठ लगाते हैं, और आठों के नाम लिख लो। पहले जयपुर लगाता था थोड़ी सी, ये वाली, कोटपुतली बहरोड वाला चल गया थोड़ा।
अलवर अब नाम मात्र लगाता है। लिख लो, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर और डीग। तो डीग तक मरुस्थल आ चुका है, ध्यान रखना। उधर से भी मरुस्थल धीरे धीरे घेर रहा है, चारों तरफ से देख लो। इधर से आ गया यहाँ तक, डीग तक, और इधर से आपको पता है यहाँ तो आ ही रहा है सिरोही वगैरह में। तो उदयपुर को भी अब ये तो पहाड़ों की वजह से नहीं पहुंच पा रहा उधर, और इधर टच कर लिया इसने अजमेर को। जयपुर का भी कुछ पार्ट, दूदू वाला पार्ट वगैरह है, इनको टच कर लिया। इधर देख लो, कोटपुतली, बहरोड को टच कर लिया, है ना। बचा क्या? इधर इधर का बचा थोड़ा सा ये। पूरा राजस्थान समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने से तात्पर्य है कि मरुस्थल आ जाएगा, उपजाऊ भूमि समाप्त हो जाएगी। इसलिए अवेयर नागरिक होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का संरक्षण करने की कोशिश करो। तो प्रकृति तो अपना संतुलन खुद बना लेगी। ज़्यादा नाटक करोगे तो भूकंप आ जाएगा सारे नीचे। टेंशन नहीं, खत्म, वापस नए सिरे से। लिख लिया विद्यार्थियों? ठीक है। इसी के साथ ये क्या हो गए, बालों का स्तूप कंप्लीट हो गए। और कुछ अन्य फैक्ट है तो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।